अपना दमखम दिखा रहे थे। फिर पार्टी को लगा तो देश के स्तर पर हमने जौहर देखे। जिस हरियाणा में 2 सीटें होती थी वहां आप सरकार बना दिए। जिस पश्चिम बंगाल में कोई नाम लेवा नहीं था वहां पर 18 लोकसभा सीटें जिताने का सहरा आपके कंधे पर आया। फिर विधानसभा चुनाव आया तो मुख्य विपक्षी दल की हैसियत मिल गई। तो इतना सब कुछ कर रहे थे तो सीधे सीधे बताइए ना, वापस क्यों फिर मालवा निमाड़ में कैलाश विजयवर्गीय पसीना बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं? सवाल वापस हमारा यही है। देखिए, ऐसा है कि अपना घर होता है जी। आप कहीं पर भी गुलाटी मार के आ जाओ जी। तो नींद तो अपने घर में ही आती है। इसलिए मालवा निमाड़ को कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते। यहाँ की मिट्टी की खुशबू का जो आनंद है जी, वो जो यहाँ रहा है, यहाँ बसा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ की मिट्टी में कबड्डी खेला है, उसको ही एहसास हो सकता है। मालवा में आप जब मोर्चा लेते थे तो 2013 में 66 में से 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 9 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस। भाई मालवा तो यही था, निमाड़ तो यही था, पर कैलाश विजयवर्गीय 2018 में यहां नहीं थे, चुनावी मैदान में भी नहीं थे। आंकड़ा सबको पता है, 57 की पार्टी 25 पे सिमट गई। क्यों डर गए? मैं दरअसल आया लेट, आया तो था तो सही मैं पिछली बार भी। अरे मैदान में कहां थे? नहीं, मैदान में आया था पर आखिरी के 10-15 दिन ही आया। अरे हम पूछ रहे विधानसभा का चुनाव कहां लड़ रहे थे? आप मुद्दे पर आओ। मैं नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़े? ये तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी, देखिए हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। जी। हमारी पार्टी अन्य पार्टी से अलग है। जी। पार्टी कहेगी झाड़ू निकालो तो हम झाड़ू निकालने वाले कार्यकर्ता जी। हैं। वो कहें कि आप हरियाणा जाओ तो हरियाणा जाते हैं, वो कहते हैं बंगाल जाओ तो बंगाल जाते हैं, वो कहते हैं उत्तराखंड जाओ तो उत्तराखंड जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में रहो। मैं मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, जबलपुर वो सब करते हुए अपनी प्यारी हुई मालवा और निमाड़ में मैंने दौरा चालू कर दिया। कैलाश जी, पार्टी जो कहती है हम वो करते हैं, तो पार्टी ऐसा क्यों कहती है जिसमें पार्टी निपट जाती है? थोड़ा हमें ये तो समझाओ। नहीं, पार्टी निपटी नहीं। देखिए, पिछला चुनाव जी, यदि मालवा निमाड़ में हमारी सीट कम हुई जी, तो शायद हम गलतफहमी में थे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ का जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पर कुछ लोगों ने हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में गलतफहमियां फैला दी थी। और तोड़ने के आपके हालात हैं तो वही देश में इतनी समस्याएं चल रही हैं, ये अमित शाह को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं आप? आपके तो पुराने मित्र हैं, क्यों बार बार मध्य प्रदेश भाग भाग कर आ रहे हैं अमित शाह जी? लोग सवाल करते रहते हैं मणिपुर में होना चाहिए, मध्य प्रदेश में दिखते हैं अमित शाह जी। देखिए कैलाश जी कुछ नहीं कहेंगे? मध्य प्रदेश जगह ऐसी है कि अमित शाह तो क्या, जो भी एक बार मध्य प्रदेश आ जाता है अपने आप आने का उसका मन करता है, आप रोको तो भी मानेगा नहीं वो। इसलिए अमित शाह जी आते हैं तो यहाँ का जो यहाँ की जो मधुरता है संबंधों की जी, यहाँ की जो खाने की मिठास है जी, यहाँ जो अपनत्व का भाव है वो देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी मालवा है। मालवा की कोई जोड़ नहीं, ये बेजोड़ है। 2018 का बड़ा कटु अनुभव रहा। 167 जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 109 सीटों पर सिमट गई। कैलाश जी ने कुछ विवेचन किया, क्यों ऐसी हालत हो गई थी हमारी? मैंने बताया, आप प्रश्न पूछ रहे हो उसके पहले जवाब दे चुका हूं। मैंने पहले ही कहा कि हम लोग गलतफहमी में थे। किसको थी ट्राइबल सीटों में कहीं न कहीं कुछ लोगों ने ट्राइबल भाइयों को गुमराह किया था। आज मैं आश्चर्यचकित हूं, जब मैंने पूछा तो बोले 4900 तो रजिस्ट्रेशन हुआ, इसके अलावा भी बाद में बहुत लोग आए। सेलाना जैसी जगह पे 5000 लोग आना, ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बन रही। आप 5000 पे मुकदम उस समय पे हमें 50,000 और 1.5 लाख भी बड़ी आसानी से दिखते थे, पर जब चुनाव आया उतने वोट भी ना आए जितने सभाओं में लोग दिखते थे। आपसे वापस सवाल यह है, आपने बड़ी आसानी से विषय को आगे बढ़ा दिया, गलतफहमी में थे। गलतफहमी कौन सी थी और कौन कौन गलतफहमी में था? बताया ना कि हम खुद ही थे, हमारे मुख्यमंत्री थे, सभी लोग गलतफहमी थे। हमेशा लग रहा था कि बहुत आसान होगा और कहीं ना कहीं हमारे जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई। और इसके कारण देखिए, चुनाव अगर हम वोट देखेंगे तो वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले कांग्रेस से 1 लाख, पर सीट कम हो गई क्योंकि कुछ सीट का संतुलन इस प्रकार का रहा कि कुछ लोग ज्यादा वोट लगे, कुछ लोग कम वोट लगे। पर अब मैं अगर आपको छोटा सा आंकड़ा दिखाऊं आज की परिस्थिति में,
तो सरकार की एक योजना है लाडली बहना योजना। जी लगभग 1,25,00,000 बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। पिछली बार कांग्रेस और हमारे बीच में 1,00,000 वोट का अंतर था, हम 1,00,000 वोट ज़्यादा लेकर आए थे, तो कांग्रेस 1,00,000 वोट कम लेकर आई थी। आज मैं दावे से कहता हूं कि हमारे वोट 50,00,000 बढ़ेंगे इस बार, और हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। मैं तो एक योजना की बात कर रहा हूं, यदि मैं बहुत सारी योजना गिनाऊंगा जो इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम है, जी तो ईमानदारी से सीधा किसान के खाते में गया, मजदूर के खाते में गया, प्रति व्यक्ति गरीब व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिल रहा है। ये सारी इतनी सारी योजना है जो 18 के बाद प्रारंभ हुई और उसका लाभ हर गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। और इसलिए गरीब व्यक्ति का विश्वास यदि कोई है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। मध्य प्रदेश में अगर कोई विश्वास है तो सिर्फ शिवराज सिंह जी है, और केंद्र में विश्वास है तो सिर्फ मोदी जी है। ये थोड़ा बताइए ना मध्य प्रदेश के अपने उन कार्यकर्ताओं के संदर्भ में जो कल के आए हुए पार्टी में हैं, उनके लिए आपने लाल लाल कुशन वाले कालीन बिछा दिए, और जो वर्षों से दरी बिछा रहे थे उनसे अभी भी दरी बिछवा रहे हैं। बात बन जाएगी इससे? ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ नए लोगों को मौका देना ये पार्टी की एक परंपरा रही है। आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, मुझे याद है जब मुझे पहली बार 90 में टिकट दिया था। जी आपको भी याद है उस वक्त। जी आप हमारे उस समय के मित्र हैं, जब मैं, ब्रजमोहन, प्रेम प्रकाश, शिवराज जी, प्रहलाद, हम सब लोगों को जो युवा मोर्चे के साथी थे एक साथ टिकट दिया था, और किसी ने टिकट नहीं मांगा था। जी तो नए लोगों को नया नेतृत्व देना ये पार्टी की पुरानी परंपरा रही है। देने वाले हैं जिस तरीके से आप उम्र बता रहे तो हर संस्थान के अंदर एक कैलाश जी, आप तो कार्यकर्ताओं के नेता हैं भाई, जनता के साथ साथ कुछ तो अपने कार्यकर्ताओं के हौसले वाली भी बात करिए। लोगों के दर्द, दुख, तकलीफ का कोई एहसास आपको आ नहीं रहा? सब पूछ रहे हैं, जिनके खिलाफ भाषण दिया करते थे, जिनके खिलाफ आंदोलन किया करते थे, जिनके खिलाफ नारेबाजी किया करते थे, आज उनके जिंदाबाद के लिए हमें काम पे लगा दियो। इसी के लिए भाजपा में पसीना बहाए, खून बहाए। कुछ तो कहिए कैलाश जी। एक बात बहुत दावे से कहता हूं जी, मैं ज्यादा सक्रिय मालवा में हूं जी, और मालवा निमाड़ के अंदर कोई एक कार्यकर्ता नहीं कह सकता जी, कि मैं परेशान हूं, मैं निराश हूं। यदि जरा सी मुझे खबर मिलती है ना, तो वो अधिकारी का कपड़े ढीले अरे हो भाई, जाते हैं। दीपक जोशी होते हैं कि नहीं होते? कैलाश जी, आपको तो इतना याद रहता है कि वो दीपक जोशी का दुख, दर्द, तकलीफ कुछ आपको याद है कि नहीं है? देखिए, दीपक जोशी की अपनी महत्वाकांक्षा थी। जी, उन्हें लग गया था कि अब मुझे यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा, मेरा राजनीतिक भविष्य कुछ भी नहीं है। मैंने उन्हें समझाया भी था कि सिर्फ चुनाव लड़ना ही राजनीति में मुख्य उद्देश्य नहीं होता। पर पता नहीं क्यों वो, जब से उनकी बीवी का निधन हुआ, मैं व्यक्तिगत जीवन में किसी के जाना नहीं चाहता था जी, पर उसके बाद वो थोड़े से असंतुलित हो गए थे, तो इसीलिए चले गए। मैंने उनको समझाने की कोशिश भी की, पर मुझे लगता है कि वहां जाने के बाद वो पछता रहे। अच्छा, एक बात बताइए कैलाश जी, नीतिगत सवाल है। आगे पार्टी में तो किसी का भी टिकट पक्का नहीं रहता, 4-4 बार का जीता हुआ आदमी भी कब घर पे बिठा दिया जाए भरोसा नहीं है। पर सिंधिया जी के साथ जो लोग आए हैं ना, जीते या हारे, बड़ी निश्चिंतता के साथ है, अपना पक्का है। कितना पक्का है? देखिए, इस पार्टी के अंदर किसी का भी टिकट पक्का नहीं है जी, इवन शिवराज जी का भी जी, पर हमारे यहाँ जब हम लोग साथ में बैठते हैं और निर्णय करते हैं, वो कलेक्टिव लीडरशिप का परिणाम है जो सामने दिखता है। अरे भाई, निर्णय लेने वालों में से हो आप, निर्णय सुनने वालों में से थोड़ी हो। अब आप बोल रहे हो शिवराज जी का भी टिकट पक्का नहीं है। ऐसा क्या कर दिया शिवराज जी ने भाई, उनका टिकट भी खतरे में आ गया? ये हमारे यहाँ एक परंपरा है, आप जी। उसको अदरवाइज मत लीजिए कि शिवराज जी का टिकट खतरे में आ गया। ये भाई आपने कहा पक्का नहीं है, तो किसी पक्का का ना होने तो खतरे में होना होता है। मैंने ये कहा किसी का भी पक्का नहीं, इवन शिवराज जी का भी, मतलब जी। ये खतरे में नहीं है। जी, क्योंकि हमारे यहाँ उनको भी टिकट, वो ऐसा नहीं होगा कि अपना टिकट उठा के और जेब में रख लिया उन्होंने, ऐसा नहीं होता हमारी पार्टी में, वो कांग्रेस में होता है। जी, हमारी पार्टी में सब लोग बैठते हैं, तय करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि एक्स लड़ेगा, वाई लड़ेगा, जेड लड़ेगा। जी। तो आप इस पे बताओ कैलाश जी, 2018 में आप मैदान में नहीं थे। जब आप सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग कर रहे थे, तब रमाकांत आचरेकर की भूमिका में आप ला दिए गए। क्या उम्मीद करें, इस बार तेंदुलकर रहेंगे या आचरेकर के रूप में काम कराएंगे? रोज सेंचुरी मार रहा हूँ, बिना लड़े, रोज 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 2-2 विधानसभा में जा रहा हूँ और दहाड़ रहा हूँ। और इसलिए अभी मेरी बिल्कुल
अच्छी प्रैक्टिस चल रही है और आप चिंता मत करिए, कभी भी कहीं भी किसी भी मैदान में जाकर सेंचुरी मार सकते हो। तो कुल मिला के कैलाश जी का कहना है कि मैं बैटिंग के लिए तैयार हूँ, पार्टी को तय करना है मैदान में उतारेगी कि नहीं उतारेगी। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ जी, ये पार्टी जब चाहे जहां से चाहे लड़ा दे, मुझे कोई डर भी नहीं, और मैं गारंटी से कहूँगा कि पूरे मालवा में कहीं से लड़ा दे मैं जीत के आऊंगा। तो ये कैलाश जी का ऐलान है। अब कैलाश जी जरा मालवा निमाड़ से बाहर निकलते हैं, प्रदेश के लिए चलते हैं। अभी आप हमें बता रहे थे वो हमारी एक योजना है, लाडली बहना 1.25 करोड़ बहनों के खाते में जा रहे हैं। ये क्या हो गया? आप लोगों ने अपने प्रधानमंत्री जी जो आपके शीर्षस्थ नेता हैं उन्हीं की बात मानना बंद कर दिया। वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जब वो लोकार्पण कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी गंभीर आवाज में कहा था ये फ्री भी ठीक नहीं है, जिन राज्यों का राजस्व की स्थितियां ठीक नहीं उनका इस चक्कर में पड़ना ठीक नहीं। अब अभी थोड़ी देर पहले आपके पुराने मित्र हैं सज्जन सिंह वर्मा जी थे, यहां बैठे हुए थे, बता रहे थे शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 4 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश पे कर्जा हो गया और उसके बाद में 1.25 करोड़ बहनों के खाते में कर्जा ही लेके 1000-1000 रुपए डाल रहे हैं। कैसी योजना है भाई ये? देखिए, हर कोई कर्जा नहीं ले सकता हिमांशु जी, आप तो समझते हैं कर्जा वही ले सकता है जिसकी इज्जत हो। जी नहीं, लेकिन कर्जा लेके बांटने के हुनर के संदर्भ में भी तो कुछ कहिए। एक तो सवाल ये था और दूसरा फ्रीबी को तो आपने टच ही नहीं किया। मैं मोदी जी की बात को आप तो बहुत गंभीरता से लेते हैं, आपके सोशल मीडिया को देखो, एक पोस्ट कैलाश जी की होती है, दूसरी पोस्ट मोदी जी की होती है। तो अब आप ये तो बताओ, कैलाश जी की बात को मध्य प्रदेश सरकार गंभीरता से नहीं ले रही। कैलाश जी, आपको चिंता नहीं है इस बात की? मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि जनहित में किए गए कोई भी कार्य जी वो करने में कोई बुराई नहीं है। और जहां तक आपको याद दिला दूं कि 2014 में जब देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दिया था जी, तो उन्होंने बात ही प्रारंभ की थी अपने भाषण की, महिला सशक्तिकरण के लिए मेरी सरकार काम करेगी। जी, ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। अब आप कल्पना करिए कि बच्चा घर के अंदर है, बाहर यदि पानी पताशे वाला जा रहा है, मम्मी मम्मी पानी पताशे दे, तो बेचारे को एक लपड़ मार देती थी। अब बच्चा आएगा, मम्मी मम्मी पानी पताशे, तो खट से निकाल के देगी कि मामा ने दिए पैसे, ये ले बेटा 5 की जगह 10 खा के आ। ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, लेकिन कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि ये 1000 दे रहे हैं, मैं नारी सम्मान में 1500 दूंगा। तो अब पानी बताशे के साथ में कचौड़ी के पैसे भी मिल जाएंगे कमलनाथ जी के साथ में, तो फिर क्या कमलनाथ जी के साथ जाएंगे? भाई कमलनाथ जी आ कर रहे हैं भाई। भाई वो बता रहे हैं आ कर रहे हैं कमलनाथ जी। जी, अभी तो शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी लगातार चलने वाले हैं। अभी एक पीढ़ी निकली है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 2003 में, जो बच्चा पैदा हुआ था आज वो वोट डालने वाला हो गया जी। अब ये जो वोट डालने वाला नौजवान हो गया ना, इसका बच्चा भी वोट डालेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली। इस मध्य प्रदेश में इतना अच्छा हमने काम किया। आप बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी आ कहां रहे हैं, पर सर्वे तो जितने भी आ रहे हैं वो बता रहे हैं कमलनाथ जी ही आ रहे हैं। कमलनाथ जी जता भी यही रहे हैं कि हम ही आ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कहां आ रहे हैं? एक सवाल तो ये, और जब कमलनाथ जी नहीं आ रहे हैं तो भाई अमित शाह जी को तो मध्य प्रदेश बहुत पसंद है इसलिए आ रहे हैं। ये भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी भी बार बार क्यों आ रहे हैं भाई? देखिए, एक बात बता दूं, अभी आपकी उम्र 75 साल की हुई नहीं है, मेरी भी नहीं हुई है, पर जो लोग 75 साल के हो जाते हैं ना, उनको नींद कम आती, सपने ज्यादा आते हैं। अब कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी दोनों 75 साल के हो गए जी। अब उनको सपने आते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के, तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। पर जमीनी धरातल पे अगर आप जाएंगे जी, तो आपको लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जहां तक आप बार बार केंद्रीय नेताओं का बोल रहे हैं, हमारे यहाँ परंपरा है जी। अब देखिए, आपको मालूम है कि मुझे हरियाणा भेजा था जी। मेरा हरियाणा में क्या था, मैं तो हरियाणा का एज भी नहीं जानता था। मुझे बाद में बंगाल भेजा, उसके पहले उत्तराखंड भेजा, उत्तराखंड में का यू भी नहीं जानता था मैं, उसके बाद बंगाल भेज दिया। ये हमारे यहाँ परंपरा है कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां केंद्र से कार्यकर्ता नहीं, अभी रुकिए कैलाश जी, भाई आपको हरियाणा का एच नहीं पता था, उत्तराखंड का यू नहीं पता था, बंगाल का बी नहीं पता था, पर फिर भी आपने खेल किया, ये सब हमको पता है। इनसे क्या खेल करा रहे हो? सीधा सीधा बताओ। इस देश में सबसे बड़े खिलाड़ी है अमित शाह जी। राजनीति का इनसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, और वो आ गए हैं तो 2/3 बहुमत के, इससे ज्यादा
भी सीट आ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। भाई अमित शाह जी तो पिछली बार भी थे। पिछली बार अमित शाह जी थे और नहीं थे बराबर था। मैं बता दूं आपको, पिछली बार अमित शाह जी ने पूरी की पूरी बागडोर शिवराज जी के हाथ में दे दी थी जी और मैंने भी कहा था कि चुनाव टफ है, जी। थोड़ा सा आप थोड़ा गंभीरता से। बोले नहीं नहीं सब सक्षम है, देख लेंगे। उनके पास भी समय नहीं था, पर अब कहते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ कोई फूक फूक के पीता है, तो अगर अब आया आप सही जवाब देने पे। तो मैंने बोला ना आपको कि अगर अमित शाह जी हम सबसे पूछ रहे थे क्यों क्यों क्यों, अब बोले भैया दूध के जले हुए हैं, छाछ भी फूक कर पी रहे। तो अब लगता है कि भाई कोई चूक नहीं हो जाए जैसे पिछली चूक हुई थी। तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है, तो इस फूकने में क्या है? कांग्रेस लगातार बता रही है भाई ये तो बिकाऊओं की सरकार है, तो अब की बार क्या तैयारी है? तैयारी, अरे मतदाता यदि आज चुनाव हो जी। मानजो भाई, मैं कह रहा हूं अभी मैं 2 विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में होकर आया। मैंने सेलाना का देख के तो मुझे सरप्राइज हुआ जी और अभी जो रतलाम ग्रामीण की थी वो जितना बड़ा परिसर था, जितने लोग अंदर थे उससे ज्यादा बाहर थे। इतना मतलब जन सैलाब आ रहा जी। है और इसलिए बहुत साफ है। ये सर्वे बोगस, कमलनाथ जी ने तो आज तक का सर्वे दिखा दिया कि आज तक में हमारी इतनी, आज तक वालों को रोज पट्टी चलाना पड़ रही है। आज तक ने कोई सर्वे नहीं किया, आज तक ने कोई सर्वे नहीं किया, कल करेंगे। अब बताओ, इस प्रकार ये गफलत में फैलाते हैं लोगों के बीच। पिछली बार ट्राइबल के बीच में उन्होंने इस प्रकार की गफलत फैलाई थी, इस बार पूरे समाज के बीच में गफलत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनता बहुत समझदार हो गई है, एक बार यदि ठोकर लग जाती है उसके बाद समझ जाती है। पिछली बार जनता को ठोकर लग गई थी, अब संभल गई। अच्छा कैलाश जी, जब सब कुछ इतना बढ़िया है, लोग टूटे पड़ रहे हैं भाई आपको वोट देने के लिए, तो फिर ये सामूहिक नेतृत्व की बात कहां से आ रही है? अमित शाह जी इंदौर आए थे, इंदौर में उनका भाषण हुआ कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी जी के चेहरे पे और 2023 का विधानसभा चुनाव कमल के निशान पर होगा। थोड़ा उलझन में पड़ गए हम, हमारी उलझन सुलझाइए ना। जब लोग टूट पड़ रहे हैं तो फिर सामूहिक नेतृत्व, कमल का निशान क्यों भाई? मैं तो पहली बार से कह रहा हूँ, शायद आप ही नहीं समझ पा रहे हैं उस बात को कि हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है। अरे अब तक नहीं थी क्या? अब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कलेक्टर लीडरशिप है। मैंने पहले ही कह दिया कि कलेक्टर लीडरशिप होने के कारण मुझे भी नहीं पता कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं, शिवराज जी को भी नहीं पता कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। कोई 230 सीट में से एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरा टिकट फाइनल है। नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। तो इसलिए हमारे यहाँ कि ऐसा नहीं होता कि मैं तो इसका पट्टा हूं, मेरा टिकट तो फाइनल है, बिल्कुल नहीं। अभी यहाँ सब कमल के पट्टे हैं रीति नीति और बदल गई। तय करने का काम हमारी लीडरशिप करती है। कैलाश जी, अभी रीति नीति बदल गई क्या भाजपा की? भाई 2013 2008 के भी तो चुनाव हमने देखे हैं। अब की बार फिर शिवराज, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। अब हम अभी के संदर्भ में बात कर रहे थे, बोले हमारे यहाँ तो होता ही ऐसा है, व्यक्ति तो होता ही नहीं, कलेक्टिव लीडरशिप। देखिए तो यही दूध का जले हुए छाछ फूक के पीना है। देखिए यही बात मैं कहना चाहता हूं कि शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं जी, तो शिवराज जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव तो होंगे जी। इससे कहा मना कर रहे हैं हम, जी। ये मना नहीं कर रहे हैं। पर फिर भी जो निर्णय होता है हमारे यहाँ सीट का, बाकी राजनीतिक निर्णय, वो सब कलेक्टिव लीडरशिप होती है। सरकार के रूप में शिवराज जी मुखिया हैं, पर संगठन के रूप में हमारी कलेक्टिव लीडरशिप। अच्छा, इस बार क्या रहेगा? पिछली बार तो आपने नारा लगवाया था, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। इस बार क्या करेंगे महाराज? महाराज हमारे साथ हैं और महाराज के आने के बाद हमारी ताकत और बड़ी है। मैंने पहले ही कहा कि हम पिछली बार मार्जिनल आए थे, इस बार हम जबरदस्त जीतेंगे। वो मेरा दावा है, आज आप नोट कर लीजिए। ये जो 70 से ज्यादा कांग्रेस सीट जीत गई तो मुझे आश्चर्य होगा। रहे 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया आपकी सरकार ने, विधानसभा में बताया। कमलनाथ जी जो है पूरे समय प्रदेश कैसे तरक्की करे इस पर चिंतन मनन और कार्य करते रहे, इसके बावजूद भी आप उनको इस बार 70 पे समेट देना चाहते हैं, क्यों भाई? देखिए किसको धोखा नहीं दिया, सारे किसानों को कर्जा माफ करना था। आप कह रहे हैं कि 27 लाख का ही किया है। क्या इस प्रदेश में 27 लाख किसान है? जी। पहली बात। दूसरी बात, बेरोजगार नौजवानों को बोला था कि 4000 का आपको महंगाई भत्ता देंगे, इसमें से किसी एक नौजवान को मिला? जरा पूछ लीजिए। प्रदेश के किसी नौजवान को मिला क्या? पूछ लीजिए। आप वादा क्या करते हैं? सारे गुरुजी बेचारे घंटी बजा रहे हैं, बोला था कि तुमको स्थायी कर देंगे। अभी शिवराज जी ने उनकी
समस्या का निराकरण किया। सारे पंचायत के सचिव जी। की मांग शिवराज जी ने मानी। जो घोषणा की, एक घोषणा उन्होंने पूरी नहीं की, और इसलिए जनरल सेक्रेटरी होना ये बहुत बड़ी बात है, और ये छोटी बात नहीं है। मतलब मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं चौथी बार जनरल सेक्रेटरी बना और मुझे अवसर पार्टी ने दिया है। और हम लोग पूरे देश के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में चिंतन करते हैं। आप एक मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्रियों से हम लोग पार्टी का निर्देश उनको भेजते हैं। तो आप एक बात समझते हैं, जनरल सेक्रेटरी कुछ है ही नहीं, ऐसा सबके सामने महत्व को देख के, अमित शाह की आपके प्रति आत्मीयता को देख कर फिर से एक बार उम्मीद जागी, शायद इस बार कैलाश जी का नंबर लगेगा। कैलाश जी हमें समझा रहे हैं, क्या छोटी चीज के लिए हमारे तंत्र में उम्मीद करो, हम तो बहुत बड़ी चीज पे हैं। कहाँ मुख्यमंत्री देख रहे हो, हम महामंत्री हैं, ऐसा ही है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब आपको मुख्यमंत्री के संदर्भ में कोई उम्मीद ना रखे मालवा की जनता, निमाड़ की जनता? देखिए, ऐसा मैं गंभीरता से इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कल क्या होगा, कल कौन कहां पर बैठेगा, इसके बारे में निर्णय कुछ लोग बैठ के करते हैं। इसलिए कल क्या होगा इसकी चिंता मत करिए आप, आज जहां है उसकी चर्चा करिए। आज हम बहुत सशक्त हैं, बहुत मजबूत। तो भाई एक बार जोरदार तालियां। कैलाश विजय ये बोल रहा है कि अभी भी हम बहुत सशक्त हैं। पर अब आपकी पार्टी के संदर्भ में जो आपने बताया, पार्टी हड़बड़ाहट में दिख रही है कैलाश जी। दावे आपके जितने भी हों, पर आपने कहा कि इन्होंने ये नहीं किया, कमलनाथ जी ने वो भी नहीं किया, कमलनाथ जी ने ये भी नहीं किया। पर हम देख रहे पिछले 2 महीने से आप सब कुछ ऐसे कर दे रहे कि पता नहीं आगे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लाडली बहना भी अभी कर दो, कमाओ सीखो भी अभी कर दो, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण भी अभी कर दो, आंगनबाड़ियों का भत्ता भी अभी बढ़ा दो, 7वें वेतनमान का किस्त भी अभी दे दो। तो ये पिछले 2-3 महीने में क्यों लगा यार दे दो दे दो दे दो, अगर सब कुछ इतना ठीक था तो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप पत्रकार हैं और हम नेता हैं। आप अपने क्षेत्र के मौसम के जानकार हैं, हम हमारे क्षेत्र के मौसम के जानकार हैं, और इसलिए कब क्या करना ये हमें मालूम है, और कब क्या बोलना पूछना ये आपका काम है। तो आप पूछते रहिए और हम करते रहेंगे। पर समय की मांग क्या है उसके अनुसार काम करते अब हम आखिरी बातचीत पे आते हैं। एक समय यह माना जाता था कि कांग्रेसी को ठीक से निपटा देते हैं। आजकल इस विधा में आपकी पार्टी भी काफी पारंगत दिखाई दे रही है। इस पर कोई टिप्पणी कैलाश जी की, या उदाहरण सहित बताएं? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच में थोड़ा सा ग्रुपिज्म नहीं है। सत्ता के साथ ये बुराई आती है, पर हमारी पार्टी अन्य पार्टियों से एकदम अलग है। कांग्रेस व्यक्तिवादी पार्टी है, हमारी पार्टी विचारधारा वाले पार्टी है। हम यदि काम करते हैं तो विचारधारा के लिए काम करते हैं, हम किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं। हम अगर हरियाणा गए तो हम कोई मनोहर लाल खट्टर के लिए नहीं गए, हम वहाँ पार्टी के लिए गए। हम बंगाल में गए तो वहाँ हमारी विचारधारा के लिए गए। तो हमारे यहाँ हमारे साथ हमारी विचारधारा चलती है। भारतीय जनता पार्टी में ये अंतर है, छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता, वो आइडियोलॉजी के लिए काम करता है। कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं, उनकी आइडियोलॉजी एक ही की कुर्सी, पंच की मिल जाए, सरपंच की मिल जाए, जो मिल जाए, दे दाता के राम तुझको अल्लाह रखे। कांग्रेस ऐसी करती। जब कांग्रेस सशक्त थी, जब बात कुछ और थी। आज कमजोर है तो कहीं आपसे हाथ मिला रही, कहीं सपा से हाथ मिला रही, कहीं बीएसपी के पास जा रही है। देश के सारे राजनीतिक दलों के पास जाकर आज सशक्त बनने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, क्योंकि उनको कुर्सी की चिंता, उनको देश की चिंता नहीं। देश की चिंता अगर कांग्रेस को होती तो कभी भी देश विरोधी लोगों की पीठ नहीं थपथपाती। सारा देश जानता है कि इस देश में दिल्ली के अंदर नारे लगे। एक देश में बहुत खतरनाक नारा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारे लगे। उनकी पीठ थपथपाने कौन गया था? कांग्रेस के लोग गए, केजरीवाल गए, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग गए, सीपीएम के लोग गए, सपा के लोग गए। मैं पूछना चाहता हूं, यहां दर्शक भी बैठे हुए, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को जो ये कहें कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोगों की पीठ थपथपाने वाले को इस देश में राजनीति करने का अधिकार है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। तो हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं, वो लोग कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं।
कैलाश जी, आपने पूरा ज्ञान दे दिया, पर हमें ये नहीं बताया कि आपके यहाँ पर भी भाजपा को जैसे निपटा रहे हैं, इसका क्या इलाज खोज रहे हैं? थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए। मैं स्पष्ट ही बता रहा हूँ जी। ऐसा है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो आप पूछे उस सब का जवाब दूं, पर अब मैं जवाब जरूर दूंगा। पर क्या दूंगा ये मैं तय करूंगा, जवाब आप तय करेंगे कि मैं क्या दूं। मैंने बिल्कुल जवाब दिया, अपनी जगह बिल्कुल सही दिया कि हम विचारधारा के आधार पर चलने वाले कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता। अच्छा, आपने कांग्रेस के संदर्भ में कह दिया कि ये कमजोर हो रहे हैं इसलिए इसके पास जा रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं। जब आप इतने मजबूत हैं तो कांग्रेसियों को अपने यहाँ लेने के लिए इतने लालच क्यों रहते हैं, इतने आतुर क्यों रहते हैं, हम नहीं रहते, इतने व्याकुल क्यों रहते हैं? हम बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। पर यदि किसी को मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास हो, कोई देश के विकास में हम कदम बनकर चलना चाहता हो, तो हम तो स्वागत करेंगे, कोई भी हो। और दिल तो कभी भी किसी का भी बदलता है। हमने तो वाल्मीकि को देखा रामायण लिखते हुए, वो वाल्मीकि का इतिहास देखिए क्या थे। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति का दिल परिवर्तन होता है। अगर लंबे समय तक उसने कांग्रेस में आपका आमंत्रण है दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी को? है जी, ये आपका आमंत्रण है क्या दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी को? हमें कोई बुराई नहीं, दिग्विजय सिंह जी आए तो कोई बुराई नहीं है जी। तो कहेंगे कि आइए मोदी जी के नेतृत्व में चलिए, उनके छतरी के नीचे खड़े हो जाइए। देश आगे बढ़ रहा है, देश को हमें विश्व शक्ति बनाना है दुनिया की। तो अब आखिरी सवाल कैलाश जी, 2023 के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय जी को किस भूमिका में दिखें? इसका कोई उत्तर है कैलाश जी के पास, या कैलाश जी ने ये उत्तर अमित शाह जी के लिए छोड़ रखा है? 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जो भूमिका रहती वही भूमिका मेरी रहेगी। तो यह है कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनको भरोसा है 2/3 बहुमत से हम 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार बना रहे हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार का काम प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जनता का भरोसा हमारे साथ बना रहेगा। और स्वयं के संदर्भ में उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है भाजपा कब किसको क्या जिम्मेदारी दे। अभी भी बड़ी जिम्मेदारी है, पर आगे कोई और जिम्मेदारी भी हो सकती है, ऐसा कैलाश जी का कहना है। तो एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए, जिन्होंने खुलकर हमसे बातचीत की, हर उस सवाल की जिस सवाल का उत्तर आप जानना चाहते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। दुनिया में कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग करते हैं।